हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकली। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्रैश कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रीएम्बल को कवर किया था और वो हमारा लेक्चर हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी विच इज फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पे जाके लॉजिकली सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, फिर वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले और पढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल 1 को। तो हमारा जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लेयर करता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को एज यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो मतलब हमारा जो इंडिया है वो है यूनियन ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स का ये यूनियन है। हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, उन्होंने जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट सबमिट कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बी फेडरल इन स्ट्रक्चर, कि ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल इन स्ट्रक्चर है, लेकिन कमेटी का जो यूनियन वर्ड है इसको यूज करने के सर्टेन एडवांटेजेस हैं। तो क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला कि इससे ये पता चलता है कि हमारा जो इंडिया है इट इज नॉट एन एग्रीमेंट ऑफ द यूनिट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। जैसे अमेरिकन फेडरेशन में सारे स्टेट्स अपने आप साथ में मिलके आए थे और उन्होंने एक फेडरेशन का क्रिएशन किया था, वैसा हमारे यहाँ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ सारे स्टेट्स को लाया गया है साथ में, तो इसलिए ये एक यूनियन है। सेकेंडली, इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनके पास राइट टू सिसीड नहीं है फ्रॉम द फेडरेशन, मतलब वो फेडरेशन से अपने आप अलग नहीं हो सकते। तो इंडिया जो फॉलो करता है फेडरेशन वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और जो अमेरिका फॉलो करता है फेडरेशन वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके बाद आर्टिकल 1 ये भी कहता है कि जो हमारे यूनियन का नाम होगा तो वो होगा इंडिया, दैट इज भारत, और इसके जो मेंबर्स होंगे वो होंगे स्टेट्स जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया की जो टेरिटरी है वो 3 कैटेगरीज में फॉल करती है। सबसे पहला स्टेट टेरिटरीज, दूसरा है यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा है सच अदर टेरिटरीज जो कि एक्वायर की जा सकती हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द टाइम टू कम। मतलब फ्यूचर में जो एक्वायर की जाएंगे टेरिटरीज, उनको भी इसी कैटेगरी में डाला गया है। इसके बाद हमारा जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उससे पहले की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट शेड्यूल था उसमें जो स्टेट्स थी उनको 4 मेन कैटेगरीज में बांटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और इनके अलग अलग ओहदे थे, अलग अलग इनके स्टेटस थे। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आने के बाद और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के आने के बाद सारी की सारी स्टेट्स को अब एक ही कैटेगरी में बांट दिया गया है, सारी की सारी स्टेट्स को एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 2 पे। तो आर्टिकल 2 ये प्रोवाइड करता है हमारे पार्लियामेंट को, ये पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को कि वो यूनियन में नई स्टेट्स को एडमिट भी कर सकती हैं और वो नई स्टेट्स को स्टैब्लिश भी कर सकती हैं, एंड इट कैन डू ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो आर्टिकल 2 दो पावर देता है। फर्स्टली टू एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट्स, एडमिशन की बात करता है। सेकेंडली, पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो नई स्टेट्स को एस्टैब्लिश भी कर सके। और यहाँ पे एक बात ध्यान में देने वाली है कि जब वो एस्टैब्लिश करेगा नई स्टेट्स या एडमिट करेगा नई स्टेट्स, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो डिसाइड करेगा केवल और केवल पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट की ही विल चलेगी वहां पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आर्टिकल 3 को। तो आर्टिकल 3 जो है वो ये बताता है कि नई स्टेट कैसे फॉर्म हो सकती है। तो नई स्टेट फॉलोइंग तरीके से फॉर्म हो सकती है। सबसे पहला, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें से काट के एक नया स्टेट बना दिया जाए। या सेकेंड, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को यूनाइट करके एक नया स्टेट्स बना दिया जाए। थर्ड, बाय यूनाइटिंग एनी पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, 2 स्टेट्स के पार्ट्स को जोड़ के एक नया स्टेट बना दिया जाए। या बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या एक स्टेट में कोई एक पार्ट को ऐड कर दिया जाए और उसके बाद एक नया स्टेट बना दिया जाए। पार्लियामेंट इस आर्टिकल के अंदर किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, और उसका नाम भी चेंज कर सकता है। इस आर्टिकल में जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट वर्ड को यूज करते हैं, तो हमारा वहां पे मतलब यूनियन टेरिटरी से भी होता है। तो वर्ड स्टेट आल्सो इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 3। अब यहां पे एक बात आती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को पावर जो देता है
ऑल्टर करने की नेम और टेरिटरी को, तो क्या वहां पे स्टेट्स की कंकरेंस या कंसेंट की जरूरत होती है? तो साफ साफ यहाँ पे बात हुई है कि स्टेट की कंकरेंस की जरूरत नहीं होती है। ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हैं, ये बनाए करे जा सकते हैं बाय पासिंग अ लॉ बाय सिंपल मेजोरिटी। लेकिन इस लॉ को बनाने के लिए दो कंडीशन जरूरी होती हैं। सबसे पहली कि ऐसा कोई भी बिल जो नया स्टेट को फॉर्म करना चाह रहा है, तो इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जब रिकमेंड करेगा तभी ऐसा बिल को इंट्रोड्यूस हो सकता है। सेकेंडली, जब कोई बिल किसी स्टेट की एरिया को आल्टर या डिमिनिश करना चाह रहा हो, तो उसके पहले प्रेसिडेंट को रिक्वायर होता है कि वो उस बिल को रेफर करे टू द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट। जिस स्टेट को इफेक्ट कर रहा है उस स्टेट के लेजिस्लेचर को वो बिल रेफर किया जाएगा और उससे उसके व्यूज मांगे जाएंगे विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। इस पीरियड को प्रेसिडेंट चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकता है। अब अगर इस पीरियड के अंदर लेजिस्लेचर ने अपना व्यू एक्सप्रेस नहीं किया, तो बिल फिर भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए उन्होंने अपना स्टेट ने अपना व्यू कोई एक्सप्रेस कर भी दिया, तो भी प्रेसिडेंट उस व्यू से बाउंड नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसको मानना ही पड़ेगा स्टेट के व्यूज को, ऐसा नहीं है। वो बिना उसके माने भी अपना काम कर सकता है और बिल को इंट्रोड्यूस करा सकता है। तो यहाँ पे ये बात बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट है ये डिपेंड करता है अपॉन द स्वीट विल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वीट विल पे डिपेंड करती है द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। इसके बाद एक आखिरी जो एस्पेक्ट है वो हम देख लेते हैं कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट। इंडियन टेरिटरी को क्या वो फॉरेन स्टेट को दे सकता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन रीबेरिबरी केस। रीबेरिबरी केस में प्रेसिडेंट ने अपनी आर्टिकल 143 के पावर का इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि आर्टिकल 3C की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो इंडियन टेरिटरी को सीड कर दे किसी फॉरेन स्टेट को। कोर्ट ने ये बोला कि जो आर्टिकल 3 है वो डील करता है विद इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं उसके इंटरनल रीएडजस्टमेंट से डील करता है। यहाँ पे फॉरेन स्टेट को ट्रांसफर करने की बात नहीं की गई है। इसीलिए आप जो है अगर आपको फॉरेन स्टेट को ट्रांसफर करना है पावर, तो आप सिंपल मेजोरिटी से लॉ पास करके ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर अमेंडमेंट करना पड़ेगा टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो इसका सार निकलता है, जो समरी निकलती है वो ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है सीड करने की टेरिटरी, बिकॉज इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सॉवरेनिटी। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री और इस सॉवरेनिटी का एट्रीब्यूट होता है कि वो किसी भी नई स्टेट को एक्वायर कर सके या फिर अपनी स्टेट में से कोई भी थोड़ा सा पार्ट दे सके। और ये पावर मिलती है फ्रॉम बोथ इंटरनेशनल लॉ एंड द प्रीएम्बल एज वेल। दोनों से ही ये पावर मिलती है टू अ सॉवरेन कंट्री एंड इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। तो आज के इस वीडियो में हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 के सारे एस्पेक्ट्स को डील किया है जो कि इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम जुडिशरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगले वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर्स को लेके आएंगे, आगे के पार्ट्स को पढ़ेंगे और जब हम वो वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।